हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में फ़िज़िक्स पढ़ेंगे और जो 9th क्लास का जो चैप्टर है दैट इज़ फोर्स, उस चैप्टर के बारे में हम इस क्लास में समझेंगे, ठीक है। और ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये पूरे चैप्टर के नोट्स हैं, हम इनके थ्रू पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझेंगे, ठीक है। अब यूँ तो आपने बेटा फोर्स चैप्टर जो है वो 8th क्लास में पढ़ा होगा और उसमें आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उसे हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। आपने इतना समझा होगा 8th क्लास में। बट 9th क्लास में अब थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है, अप हो गया। तो 9th क्लास में थोड़ा सा हमें क्या समझना है कि फोर्स एक ऐसा एफर्ट होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर देता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो मोशन में आ जाता है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फिर वो किस में आ जाता है, रेस्ट पर आ जाता है, ठीक है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट में चेंज आता है कुछ एफर्ट लगाने के बाद, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रुक जाता है या चलने लग जाता है या उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि फोर्स अप्लाई करने के बाद ही होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। जैसे सपोज करिए कि एक हम बॉल हमने फेंकी है, तो फेंकने के लिए हमने फोर्स लगाया तभी तो हमने फेंकी है ना वो, ठीक है। तो वहाँ पर जो एफर्ट लगा है वो फोर्स लगा है, तभी आप फेंक पा रहे हो बॉल को, ठीक है, बॉल को थ्रो कर पा रहे हो। अब अब सपोज करो आपने बॉल फेंकी है तो उसे रोकेगा भी कोई, ठीक है। अगर कोई रोकने के लिए नहीं है तो एयर भी अपना क्या करती है, फोर्स लगाती है, ऑपोजिट फोर्स लगाती है, ठीक है। ग्राउंड भी ऑपोजिट फोर्स लगाता है। और अगर कोई वहाँ पर पर्सन है जो उसे पकड़ सकता है या रोक सकता है तो रोकने के लिए उसे भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो भी एफर्ट आप देख रहे हो किसी भी चीज़ को रोकने के लिए या चलाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, तो वो सब क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो ये 9th क्लास के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। अ फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एट मोशन, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में रेस्ट से चेंज आ जाता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसकी स्टेट में चेंजेस आ जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है या वो मोशन में आ जाता है या फिर वो रेस्ट पर आ जाता है, तो उस एफर्ट को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब जो फोर्स है ना बेटा, ये 3 तरीके से चेंजेस हम देख सकते हैं, ठीक है। या तो फोर्स अप्लाई करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड तेज़ हो जाएगी, ठीक है, या फिर स्लो हो सकती है ना। फोर्स अप्लाई करने के बाद या तो किसी भी चीज़ की स्पीड कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने लिया फ़ैन। सपोज़ करो हमने फ़ैन का जो रेगुलेटर होता है ना, जिसको हम 1 2 3 पर कर देते हैं, उसकी स्पीड चेंज कर देते हैं। तो अगर हम फ़ैन को मतलब उस पर फोर्स लगाएंगे, उसके रेगुलेटर पर फोर्स लगाएंगे, तो हम उसकी पोजीशन को 1 भी कर सकते हैं या फिर हम उसकी पोजीशन को 3 पर भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी स्पीड को, ठीक है, उसकी स्पीड को हम 1 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, यानी हम स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम या ज़्यादा कर देते हैं तो वो मतलब आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि हम बैठे हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि फ़ैन 2 पे हो जाओ, फ़ैन 3 पर हो जाओ उसकी स्पीड, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमने कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, तो एफर्ट करना हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल कि आफ्टर अप्लाइंग फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था बॉल का, जब जैसे बैट बॉल जो खेलते हैं ना, ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पर प्लेयर है और प्लेयर क्या कर रहा है, बैट से मतलब बैट बॉल खेल रहा है और उसको ना इस डायरेक्शन में क्या करनी है, बॉल को थ्रो करनी है, यानी कि फेंकनी है, ठीक है। तो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ से बॉलर जो होगा वो बॉल यहाँ पर अप्लाई करेगा तो ये अपने बैट से क्या करेगा, उस डायरेक्शन में बॉल को थ्रो कर देगा, है ना। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हमें बॉल को जिस डायरेक्शन में फेंकना होता है हम उस डायरेक्शन में फेंक सकते हैं। तो हम आफ्टर अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम जैसे टॉय है, जब वो वाला टॉय आपने देखा है जो मतलब चाबी से चलता है, ठीक है, वो वाला टॉय होता है जो चाबी से चलता है। तो अगर हम जैसे सपोज करो ये टॉय है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन को चेंज कर, हाथ लगा कर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे, तो क्या पता वो इस डायरेक्शन में चलने लग जाए, क्या पता वो इस डायरेक्शन में चलने लग जाए। तो हम आफ्टर अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड कंडीशन समझ में आ गई। थर्ड सिचुएशन क्या होती है कि हम फोर्स अप्लाई करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने जो हमारा व्हीट फ्लोर होता है, जो आटा होता है, जो हम उसको डो करते हैं, ठीक है, उसकी नीडिंग करते हैं, जब हम गूंथते हैं आटे को, तो आपने देखा है पहले तो आटा क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है आटा, लेकिन आफ्टर नीडिंग वो किस में आ जाता है, एक पर्टिकुलर शेप में आ जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप में हो जाता है। तो हमने क्या करा, अब जब हम नीडिंग करते हैं तो फोर्स तो अप्लाई करते हैं ना, तभी तो वो आटा गूंथता है, अपने आप तो नहीं गूंथेगा, ठीक है। हमने कहा कि चुटकी बजा के ये आटा गूंथ जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो हमने फोर्स यानी कि हमने फोर्स अप्लाई किया इस पर, तब जाकर के वो इस शेप में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। या फिर हम देखो जैसे पेपर होता है, पेपर को अगर आपको किसी बॉल की शेप में बनाना है तो क्या करोगे, आप इस पेपर को क्या
क्या करोगे, मतलब उसको फोर्स लगा करके आप उसे छोटा छोटा करके आप उसकी बॉल बना सकते हो, यानी कि आफ्टर अप्लाइंग फोर्स आप इस पेपर से इसकी बॉल भी बना सकते हो। तो ये सब कब हुआ, जब आपने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो फोर्स एक ऐसा एफर्ट होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और फिर हम शेप को भी चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये फोर्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा और इसकी सिचुएशन समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं फोर्स के न्यूटन की, सॉरी यूनिट की। तो फोर्स की जो यूनिट होती है, देखो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन, और न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो फोर्स होता है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताती हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये फोर्स है, यानी कितना फोर्स लगा है वो मैग्नीट्यूड होता है, कितना, हाउ मच फोर्स वी अप्लाई, वो से हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और किस डायरेक्शन में लगा है वो भी हमें पता होना चाहिए। सपोज करो हमने क्या करा है, हमने एक पिन है, उसको हम बोर्ड में इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो फोर्स हम यहाँ पर थंब से लगा रहे हैं, जो ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है, जो हम प्रेशर लगाते हैं, तो फोर्स जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो क्या होगा। अब हमें यहाँ पर डायरेक्शन भी पता है और हमें ये भी पता है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब हमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों पता होता है तो हम उसे एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आई होप आपको वेक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। इसका एक और वर्ड होता है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताती हैं, ना कि डायरेक्शन बताती हैं। ठीक है, वो भी आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो आप मोशन चैप्टर में बहुत अच्छे से समझोगे, क्योंकि मोशन चैप्टर में इसका बहुत यूज़ है। ठीक है, वहीं से कंसेप्ट आया है, हम ये पढ़ते हुए चल रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। जैसे डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आई होप आपको वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो हमारा फोर्स होता है बेटा, ये आपके ये सारा जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं बेटा, ये एनसीईआरटी के नोट्स, तो एनसीईआरटी का सारा कंसेप्ट इसमें है, सारा सिलेबस है इसमें। ठीक है, और जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, वो मैं अपने तरीके से लिखती हूँ, ताकि आप लोगों को, मतलब आपके लेवल पर आकर के लिखती हूँ कि अगर कोई बच्चा समझेगा तो वो इस लेवल पर आकर के ईजीएस्ट लैंग्वेज में हम उसे कैसे समझा सकते हैं, उस तरीके से ये नोट्स मैंने डिज़ाइन किए हैं। तो आई होप आपको ये नोट्स भी क्लियरली समझ में आ जाएंगे। हम बात करते हैं, देखो फोर्स दो तरीके से फोर्स होता है, एक तो बैलेंस होता है और एक अनबैलेंस। हमेशा आपको याद रखना है कि देखो जो बैलेंस फोर्स होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बना रखा है, सब समझाने के लिए मैंने डायग्राम्स की हेल्प ली है, और ये डायग्राम्स मैंने खुद बनाए हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। ठीक है, क्योंकि डायग्राम्स के साथ ना हम बच्चे जब पिक्चराइज कर लेते हैं ना अपने ब्रेन में, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो आपको रटना नहीं है, आपको उसका मीनिंग समझना है, उसके डायग्राम्स अपने दिमाग में समझने हैं कि हाँ भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, अच्छा इसीलिए ये हुआ है, इस तरीके के थॉट्स आपको लाने। तो उसी तरीके से मैंने नोट्स डिज़ाइन किए हैं। अब देखो यहाँ पर बैलेंस फोर्स है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। देखो फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पर भी किसी पर्सन ने क्या लगाया है, 300 न्यूटन का फोर्स लगाया है, और यहाँ पर भी किसी ने फोर्स लगाया है 300 न्यूटन का, यानी कि दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहा है। यहाँ पर भी राइट साइड भी 300 न्यूटन का लग रहा है और लेफ्ट साइड भी 300 न्यूटन का लग रहा है। तो जब भी ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ से, ठीक है, सेम फोर्स लगता है तो क्या होता है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन होगा ही नहीं, हमें कोई भी मोशन नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, बिकॉज दोनों तरफ सेम फोर्स लग रहा है। जब दोनों तरफ सेम फोर्स लगता है तो इसका जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाता है, और जीरो होने की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, और ऐसे टाइप के फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स, जिसमें कि ऑब्जेक्ट हिलता ही नहीं है। ठीक है, वहीं इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन बैलेंस फोर्स आर अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो नेट इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट पर तो कोई फोर्स लगा ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ जब बराबर फोर्स लग रहा है तो वो तो नलीफाई हो जा रहा है, वो जीरो हो जा रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर दे रहा है, कट कर दे रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स है वो तो कुछ लग ही नहीं रहा है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट हिलता ही नहीं है, अपनी रेस्ट पोजीशन पे ही रहता है, इसमें कोई भी मोशन नहीं होता है। ठीक है, मीनवाइल अगर हम अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पर देखिए कि एक तरफ से तो यहाँ पर 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट साइड से, और एक तरफ से उस पर कौन लगा रहा है, 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब आप सोचिए कि एक तरफ से 400 का है, एक तरफ से 300 का है, अब क्या इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होगा, ऑफ कोर्स होगा। आप कहोगे कि जिधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है उधर से वो धक्का लग जाएगा उसको। भाई अगर यहाँ पर कोई पर्सन अगर उसको 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और यहाँ पर से 300 का न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये तो कमज़ोर है ना, ये तो वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जहाँ से ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि ये 400 का न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो इस तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इस तरफ खिसक जाएगा। क्यों खिसकेगा, क्योंकि जिधर से ज़्यादा न्यूटन का फोर्स लगता है, जिधर से ज़्यादा फोर्स लगता है, उधर से ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, खिसक जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको ये कंडीशन। अब ये कंडीशन आपको ऐसे ही एक्सप्लेन इसलिए करी है ताकि आपको ये डायग्राम के साथ समझ में आए। अब हम ना देखो, अभी मैं बार बार नेट फोर्स की बात कर रही हूँ, तो नेट फोर्स ही समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होता है बेटा, नेट फोर्स एक किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो उसका नेट फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब इसमें ना इसकी 3 कंडीशंस होती हैं।
ठीक है, मल्टीपल फोर्स लगते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पर कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि राइट और लेफ्ट से ही फोर्स लगेगा, उस पर मल्टीपल तरीके से या मल्टीपल टाइप्स के फोर्स लग सकते हैं। ठीक है, जब कहीं पर भी देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट पर मतलब जितना किसी ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्सेस जब उस पर लगते हैं, अप्लाई होते हैं, तो उसे हम नेट फोर्स कहते हैं, यानी कि टोटल फोर्स उस पर कितना लग रहा है। जैसे सपोज करो मेरे को अगर कोई एक पर्सन है, उसको एक पर्सन यहाँ से उसको फोर्स लगा रहा है, एक पर्सन यहाँ से लगा रहा है, एक पर्सन यहाँ से दबा रहा है, एक पर्सन यहाँ से दबा रहा है, तो इन चारों का जो फोर्स होगा वो फोर्स नेट फोर्स कहलाएगा कि इस ऑब्जेक्ट पर इतना टोटल फोर्स लगा है। सपोज करो ये 20 न्यूटन लगा रहा है, ये 30 न्यूटन लगा रहा है, ये 40 न्यूटन लगा रहा है, ये 20 न्यूटन लगा रहा है, तो आप समझते हो नेट फोर्स क्या हो जाएगा। इन सबको टोटल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 70 70 90 और 90 और 20 110, यानी टोटल इस ऑब्जेक्ट पर 110 न्यूटन का फोर्स लगा, तो दैट इज अ नेट फोर्स। इस पर नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम 3 कंडीशंस के बारे में बात करते हैं जो कि अभी हमने पढ़ी थी बैलेंस और अनबैलेंस में। बेसिकली बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को आपको ये समझना है कि जब भी बैलेंस फोर्स किसी पर अप्लाई होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा, लेकिन जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होता है तभी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से हिलता है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए अनबैलेंस फोर्स का होना जरूरी है, ना कि बैलेंस फोर्स का होना जरूरी है, ये आपको समझना है। अब आती है बात 3 कंडीशंस की कि फोर्स कैसे हम समझ सकते हैं, और इसको फॉर्मूले के साथ समझेंगे। देखो, जैसे सपोज करो ये एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पहला फोर्स लग रहा है 5N का, जो कि यहाँ पर लिख रखा है, जो लिख रखा है वही हम देखते हैं। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 5N का न्यूटन का, दूसरा फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, और यहाँ की साइड से लग रहा है 7 न्यूटन का। तो अब यहाँ देखो कि इस साइड टोटल फोर्स कितना हो गया, 10 न्यूटन, क्योंकि हमने क्या कर दिया, क्योंकि सेम साइड जब फोर्स लगते हैं तो उसे हम ऐड करते हैं, तो F1 + F2 यानी कि 10 न्यूटन का हो गया। अब इस साइड जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, टोटल 7 न्यूटन का लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि देखो, एक साइड तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक साइड 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ मूव करना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस तरफ वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, धक्का देगा, तो उसकी जो अपोजिट साइड की तरफ वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट खिसक जाएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा इस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, और इस टोटल ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का। ये 3 न्यूटन कैसे आया, ये 3 न्यूटन आया जब हम देखेंगे, जब भी फोर्स देखो अपोजिट फोर्स हमेशा माइनस होता है और जब सेम साइड वाला फोर्स प्लस होता है। जैसे ये सेम साइड वाला था तो हमने फोर्स को क्या कर दिया, टोटल फोर्स कर दिया हमने F1 + F2। लेकिन अगर हम दोनों साइड के बारे में बात करेंगे और नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, तो जब हम करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर F1 + F2 जब अगर हम नेट फोर्स निकालते हैं तो देखो F1 क्या था, सपोज करो हमने यहाँ पर F1, या हम इसको मान के चलते हैं कि जो न्यू फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, F3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F1 हमारा था 5 न्यूटन, F2 था हमारा 5 न्यूटन। अब देखो F3 हमारे पास 7 न्यूटन था, दैट मीन्स -7, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, जो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है वो हम माइनस कर देते हैं और जो सेम डायरेक्शन में लगता है उसे हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये सेम अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास, सबसे पहले हम प्लस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 न्यूटन आ जाएगा, यानी कि टोटल जो नेट फोर्स है इस ऑब्जेक्ट पर कितना लग रहा है, 3 न्यूटन का लग रहा है। और 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होने के कारण ये ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में खिसक गया है। ठीक है, उसने पोजीशन को चेंज कर दी है। आई होप आपको ये नेट फोर्स समझ में आ गया होगा, नेट फोर्स क्लियर हो गया होगा। अब देखो सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक साइड से भी 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दूसरी साइड से भी 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस पर नेट फोर्स अगर हम निकालेंगे, इसका नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, F1 + F2 करेंगे। ठीक है, अब F1 हमारा सपोज करो ये F1 है और ये हमारा F2 है, तो F1 हमारे पास 25 हो गया। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसे हम -25 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 0, यानी कि जो नेट फोर्स है वो कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। ठीक है, तो 0 लग रहा है, दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा मूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको आपका आंसर आपको पता होगा कि जब नेट फोर्स ही 0 है तो ऑब्जेक्ट क्या हिलेगा अपने पोजीशन से, ऑब्जेक्ट हिलेगा ही नहीं, इसीलिए नो मूवमेंट विल बी शोन इन दिस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक तरफ से ही लग रहा है फोर्स, यानी कि 2 बच्चे हैं, सपोज करो इस टेबल को 2 बच्चे एक साइड से क्या कर रहे हैं, उसे पुश कर रहे हैं और दोनों ने ही 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रखा है। तो 10 न्यूटन का फोर्स जब अप्लाई कर रहे हैं तो जब हम नेट फोर्स निकालेंगे इस ऑब्जेक्ट पर तो क्या हो जाएगा, F1 + F2 हो जाएगा, और दोनों एक ही साइड से लगा रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, 20 न्यूटन का, कितना लगेगा, 20 न्यूटन का लगेगा, और 20 न्यूटन का लग रहा है और वो भी एक साइड से लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट वो क्या है, किस तरफ मूव करने लग जाएगा, इस तरफ मूव करने लग जाएगा, खिसक जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरफ मूव करने लग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होंगी, तीनों कंडीशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। इस तरीके से जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है। ठीक है, अब आती है बात न्यूटन के लॉज की। इस चैप्टर में बेसिकली आपको न्यूटन के लॉज के बारे में समझना है। तो न्यूटन के 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जैसे सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, तो वो तब तक रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो,
या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में तब तक रहेगा जब तक कि कोई उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करे। ये दोनों बातें ध्यान से आपको समझनी है कि अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अब आपको ये तो इंग्लिश में है तो आपको तो वो आप देखो जो आप समझ रहे हो आप उसको फ्रेम करके लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, जो एक कोई भी बॉडी है वो अपनी स्टेट रेस्ट पोजीशन में रह सकती है या फिर मोशन में ही रह सकती है। कब तक? जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे सपोज करो कोई एक बॉल है, अब ये बॉल तो तब तक रेस्ट पर ही रहेगी जब तक इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे, यानी कोई किक ना मारे। अब ये बॉल तो रेस्ट पर है और ये रेस्ट पर ही रहेगी, ठीक है। अब इसमें मोशन कब आएगा? जब किसी ने इसको किक किया। जैसे ही किक किया यानी कि अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया। अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या हुआ कि जो बॉल है वो आगे की तरफ मूव करने लग गई, ठीक है। और आगे की तरफ मूव करने के बाद वो मोशन में तब तक चलती रही जब तक कि उसको सामने से कोई रोकने वाली चीज़ ना हो। जैसे सपोज करो ये जो बॉल है आगे वो नेट की तरफ उसने किक किया है तो नेट क्या करेगी? इसको रोकेगी, ठीक है। अब रोकने के कारण क्या होगा? यहाँ पर भी अनबैलेंस अप्लाई होगा, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा बाय द नेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा ये बॉल तब तक रेस्ट पर थी जब तक ये चाह रही थी, ठीक है। और ये मोशन में कब आई? जब तक इसको किसी ने अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया। और ये बॉल है जो तब तक चली जा रही थी जब तक इसको कोई रोकने वाली चीज़ नहीं थी। तो जैसे ही यहाँ पर नेट आया अनबैलेंस फोर्स मिल गया इसे और ये रुक गई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इस पूरे डायग्राम में न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझा रखा है, ठीक है। तो क्या होता है फर्स्ट लॉ? अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल वी एक्ट अपॉन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऑन इट, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और समझनी है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है दैट इज़ हम उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन के कौन से लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इन लॉ ऑफ इनर्शिया दैट मीन्स हमें इनर्शिया भी समझना पड़ेगा, तो इनर्शिया समझते हैं। तो इनर्शिया एक ऐसी, देखो बेटा इनर्शिया होता क्या है, पता है क्या होता है? हम जो नेचर में समझ रहे हैं ना, तो ये फिजिक्स है। फिजिक्स हम कैसे समझ रहे हैं? नेचर के लॉज को समझ रहे हैं, नेचर के फिनोमिनाज को समझ रहे हैं कि नेचर में ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। उन लॉज को समझ रहे हैं, उन कंडीशंस को समझ रहे हैं। तो इनर्शिया क्या होती है बेटा? इनर्शिया एक ऐसी टेंडेंसी होती है हर ऑब्जेक्ट में, इस दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर खुद के अंदर एक टेंडेंसी है कि वो अपने आप को, अगर वो मोशन में चाहता है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर वो स्टेट में रेस्ट पर रहना चाहता है तो वो रेस्ट पर रहना चाहता है। जैसे सपोज करो अगर कोई टेबल है, वो टेबल रखी हुई है आपने कहीं, तो वो टेबल के अंदर टेंडेंसी है कि वो रेस्ट पर रहना चाहती है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, ठीक है। समझ में आया? और सपोज करो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो भाई उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो मोशन में ही रह सकता है। तो ये एक टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो किसी भी अपनी जो जिस स्टेट में वो प्रेजेंट है उस स्टेट को वो चेंज होने से रजिस्ट कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव टेंडेंसी टू रजिस्ट द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट होती है और ऑब्जेक्ट्स अगर रेस्ट पोजीशन में चाहते हैं तो वो रेस्ट पोजीशन में रह सकते हैं, वो रजिस्ट कर सकते हैं कि मुझे भाई चेंज नहीं होना, मैं क्यों चेंज हूँ, ठीक है। और अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रह सकता है, ठीक है। वो नहीं चाहेगा कि वो रेस्ट पर है तो वो नहीं रेस्ट, उसके अंदर टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो ये एक इनर्शिया होता है और इनर्शिया ये ऑटोमेटिकली हर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होती है। जैसे कि फुटबॉल में अगर फुटबॉल कहीं रखी हुई है तो भाई वो रेस्ट पोजीशन पे है, वो रजिस्ट करेगी मोशन को, ठीक है, रोकेगी। ऑब्वियस सी बात है कि वो रजिस्ट करेगी मोशन को, तभी तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसे चलाने के लिए। अगर बॉल के अंदर इनर्शिया नहीं होता तो बॉल जहाँ पर वो रखी हुई है वो तो अपने आप ही घूम रही होती, ठीक है। हमने कहा कि भाई घूम जा तो घूम गई, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता? क्योंकि बॉल के अंदर इनर्शिया है, वो रेस्ट पोजीशन पे रहना चाहती है तो वो रेस्ट पर ही रह सकती है, ठीक है। उसमें हमें मोशन लाने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो बॉल मोशन में आएगी। तो इनर्शिया आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इनर्शिया क्या होता है? क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ भी चुका है एग्जाम्स में, अगर आप नोटिस करोगे एग्जाम पेपर्स लेकर के कहीं से, तो इनर्शिया किस पर डिपेंड रहता है? तो इनर्शिया मास पर डिपेंड रहता है, बॉडी के मास पर डिपेंड रहता है। अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इनर्शिया होगा, अगर लेस मास होगा तो लेस इनर्शिया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फुटबॉल और एक छोटी सी बॉल के बारे में, जो प्लास्टिक बॉल होती है उसके बारे में देखेंगे तो इन दोनों का इनर्शिया किस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका मास ज़्यादा है तो इसमें इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इसका मास क्या है? कम है, तो इनर्शिया क्या होगा? इसका भी कम ही होगा, ठीक है। यानी कि देखो फुटबॉल को मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो वही है। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट में चेंज आने से रोक सकता है, वो रजिस्ट कर सकता है कि भाई अगर मैं नहीं हिलना चाहता तो मैं नहीं हिलूँगा, ठीक है। तो ये इनर्शिया होता है। अब इनर्शिया में एक्चुअल में क्या है? इनर्शिया की 3 कंडीशंस हम समझ सकते हैं, ठीक है, इनर्शिया में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।